नमस्कार दोस्तों। इसके पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया। फिर उसके बाद वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के प्रमुख कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। आज हम लेके आएंगे क्या मध्य प्रदेश की जनसंख्या या जनांकिकी जो कहते हैं, आर्थिक भूगोल का सब्जेक्ट है या आर्थिकी का सब्जेक्ट है, इकोनॉमी का। हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कौन कहा क्या है। पर इसका थोड़ा सा पहले हम बैकग्राउंड देख लेंगे कि कहाँ से कैसे क्या स्टार्ट हुई। तो हम अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे पहले भारत की जो जनगणना है 1872, है ना, कब 1872 में लॉर्ड मेयो, कौन था? लॉर्ड मेयो था। इन्होंने स्टार्ट करी थी। कौन? याद रखना, इसको पॉइंट को नोट कर लेना। 1872 में लॉर्ड मेयो ने जनगणना की शुरुआत कराई थी। लेकिन अगर प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल की अगर हम बात करें तो 1881 में किसने? लॉर्ड रिपन ने व्यवस्थित जनसंख्या की शुरुआत करी है। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनसंख्या या जनगणना का जनक या जनगणना की शुरुआत किसने करी, तो ये लॉर्ड मेयो। अगर व्यवस्थित जनगणना या प्रत्येक 10 साल के अंतराल में जो है जनगणना की शुरुआत किसने करी, तो वो किसने करी? लॉर्ड रिपन ने। याद रखना 1881 में। उसके बाद अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश में या भारत में ही 1948 में आज़ादी के बाद एक जनगणना अधिनियम बना दिया गया था। उसके तहत ही क्या कर दिया था? जनगणना अधिनियम। ये लिख लेना है कि 1948 में जनगणना अधिनियम बनाया था। उसी जनगणना अधिनियम के तहत क्या होता है, हमारे यहाँ जनगणना होती है। और ये किसके अंडर में आता है या किसकी है, तो ये रजिस्ट्रार जनरल जो है भारत का, उसके अधीन ये काम होता है सारा। तो रजिस्ट्रार जनरल, जनगणना का विषय किसके अंडर में होता है, तो रजिस्ट्रार जनरल के अंडर में होता है। अब जनगणना की चारों पॉइंट याद कर लेना, लिख लेना। उसके बाद ये हमको समझ लेना जरूरी है कि किसी भी राज्य, किसी भी देश में जनगणना या जनसंख्या या जिसको हम कहते हैं कि मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है। बिना मानव संसाधन के उस देश का, उस राज्य का या उस स्टेट का कोई विकास संभव नहीं है। यदि मानव संसाधन का विकास संभव नहीं हो पा रहा है, विकास नहीं हो पा रहा है, तो उस क्षेत्र का या उस देश का भी विकास नहीं हो सकेगा। अब जनसंख्या में 2-3 फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जैसे क्या? जन्म दर। अगर जन्म दर ज़्यादा होगी तो जनसंख्या वृद्धि भी क्या होगी, ये बढ़ोतरी करेगा। फिर आ जाता है मृत्यु दर। अगर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी तो अगर मृत्यु दर कम हो रही है तो जनसंख्या क्या हो जाएगी? कम। जनसंख्या जो बढ़ेगी, क्योंकि मृत्यु दर कम होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी। ऑब्वियसली स्वास्थ्य सेवाओं से ये कम किया जा सकता है और जागरूकता फैला के जन्म दर को भी कम किया जा सकता है। ठीक है। फिर और हम बात करें प्रवास। किसी एरिया में प्रवास, ये कि क्या कह सकते हैं, अस्थायी फैक्टर बोल सकते हैं इसको। क्योंकि जो प्रवास है, जनसंख्या मान लो एक राज्य से दूसरे राज्य में ज़्यादा प्रवास कर रही है उद्योग या रोजगार की दृष्टि से, तो भी इस राज्य की क्या हो जाएगी? जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो इस 3 फैक्टर को लेके हमको चलना है कि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये इसके कारण होते हैं, जनसंख्या के मेन कारण। बाकी सारी चीज़ें है ही सही अपनी जगह। अब हम बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश की जनगणना। तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 7,26,26,809। एक बार और बोलेंगे मेरे साथ, 7,26,26,809। ये है मध्य प्रदेश की जनसंख्या, टोटल जनसंख्या। जिसमें ये अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो लगभग 5.99% है ये भारत का, या ऐसा कह सकते हैं हम कि अप्रोक्सीमेट 6%। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हमारे मध्य प्रदेश में रहता है, तो वो रहता है 6%, याद रहेगा। फिर हम बात करते हैं कि पुरुषों की जनसंख्या। तो पुरुष जनसंख्या कितनी है? 3,76,12,306। क्या ध्यान रखना है कि 3 करोड़ दोनों में, देखो पुरुष और महिला दोनों में 3 करोड़ इसमें, 3 करोड़ इसमें, लेकिन पुरुष ज़्यादा है, हम सबको ही पता है। तो 76 लाख पुरुष है और 50 लाख क्या है? महिलाएं हैं। अब पीछे का आंकड़ा बहुत ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी देख लो, 12,306 और 14,503। एक बार देखेंगे मेरे साथ। पुरुष जनसंख्या कितनी है? 3,76,12,306 और महिलाओं की कितनी है? 3,50,14,503। ये तीनों फैक्टर हमको याद रखना है, कंफर्म कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है वो। फिर हम बात करते हैं कि वृद्धि दर कितनी है। तो ये जो वृद्धि दर है, जनसंख्या की वृद्धि दर, वो 20.30%, 20.30% हमारे यहाँ पे ये दशकी वृद्धि दर है। दशकी वृद्धि दर का मतलब क्या होता है? ये प्रति 10 साल में बढ़ने वाली जनसंख्या है। अगर 100 पुरुष पहले, 100 जनसंख्या अगर मध्य प्रदेश की 100 थी, तो 10 साल बाद कितनी हो गई? 120.30 हो जाएगी। मतलब कि ये दशकी वृद्धि, हर 10 साल में 20.30% बढ़ रहे हैं।
अब जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम सबसे बड़े संभाग की बात करें तो कौन सा संभाग है? जबलपुर। जबलपुर संभाग कहाँ आता है? ये अगर हम रफ एमपी का मैप बनाते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है जबलपुर संभाग का है, और इसमें कितना ये शहडोल आ जाता है लास्ट में। ये वाला जो हिस्सा है जबलपुर, और इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? जबलपुर। अब फिर हम बात करते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? शहडोल है। फिर जिले की बात करते हैं हम कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इंदौर है। इसमें कितनी जनसंख्या है? 32 लाख से भी ऊपर, 32 लाख से ज़्यादा, है ना। मोर देन 32 लाख जनसंख्या किसकी है? इंदौर की। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला इंदौर है। फिर हम बात करते हैं एक सबसे छोटे जिले की। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला है मध्य प्रदेश का वो है हरदा। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ट्रिपल स्टार लगा के ध्यान रखने वाली बात है। अगर ऑप्शन में केवल हरदा है और आगर मालवा और निवाड़ी नहीं है तो हमको क्या लगाना है? हरदा। लेकिन अगर ऑप्शन में आगर मालवा है, क्योंकि 2013 में या बनने के बाद आगर मालवा क्या हो गया है? जनसंख्या में भी हरदा से छोटा हो गया है। अगर फिर ध्यान रखना, अगर निवाड़ी ऑप्शन में है तो क्या करना है? हरदा भी नहीं लगाना है, आगर मालवा भी नहीं लगाना, निवाड़ी लगाना है। क्यों? क्योंकि 2018 में ये बना, उसके बाद सबसे कम जनसंख्या इसके पास है। क्लियर है ये चीज़? तो अगर कोई ऑप्शन में नहीं होगा तो हरदा, अगर होगा आगर मालवा तो आगर मालवा, और निवाड़ी भी होगा तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? निवाड़ी को। सेकंड प्रायोरिटी आगर मालवा को। अगर ये दोनों ही नहीं है तो फिर हरदा तो लगाना ही है। कंफर्म सबसे छोटा 2011 के आधार पर क्या? हरदा। पर इनकेस ऑप्शन में दोनों आ जाए तो क्या लगाना है हमें? आगर मालवा या निवाड़ी। फिर हम चलते हैं क्या कि इन्हीं में जनसंख्या में अब एससी की जनसंख्या या अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या अगर प्रतिशत वाइज हम बात करें तो 15.6%, मतलब मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 15.6%। और जनसंख्या में अगर हम बात करें तो लगभग 1.15 करोड़ या 1.13 करोड़ या 1.13 करोड़, 1.13 करोड़ के ऊपर लगभग जनसंख्या किसके? अनुसूचित जाति की। प्रतिशत वाइज 15.6%। ठीक है। अगर हम इसमें बात करें कि अनुसूचित जाति में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाइज बात करें हम पहले कि जनसंख्या एससी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले में? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाइज इंदौर जिले में लगभग 5.5 लाख या 5.45 लाख के लगभग जनसंख्या इंदौर में सबसे ज़्यादा एससी। अगर सबसे कम एससी की बात करें या अनुसूचित जाति की बात करें तो ये झाबुआ में है। सबसे कम कितने? 17,423, मात्र 17,423 लोग झाबुआ में रहते हैं एससी के। अगर प्रतिशत वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत उज्जैन में है, और उज्जैन की जनसंख्या का कुल 26.4% एससी है। ध्यान से सुनना कि उज्जैन की जनसंख्या का 26.4% क्या है? एससी। तो प्रतिशत वाइज सबसे ज़्यादा उज्जैन में और प्रतिशत वाइज सबसे कम झाबुआ में। तो ये याद ही रखने हैं, ये आंकड़े याद ही रखने हैं कि एससी का सबसे ज़्यादा कहाँ है प्रतिशत? उज्जैन में, और सबसे कम झाबुआ में। और संख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा एससी कहाँ है? इंदौर में और झाबुआ में। 3 जिले याद रखना है। कौन कौन से? एक याद रखना है उज्जैन, एक याद रखना है झाबुआ, एक इंदौर और झाबुआ। अगर एससी में न्यूनतम कोई भी आंकड़ा है प्रतिशत वाइज या जनसंख्या वाइज तो झाबुआ सब में सबसे कम है। अगर अधिकतम आए तो प्रतिशत में उज्जैन आगे है और जनसंख्या में इंदौर आगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर हम आगे बढ़ते हैं एसटी को लेके कि एसटी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा, या पहले बात करते हैं कि एसटी की जनसंख्या कुल कितनी है। तो ये अगर प्रतिशत वाइज बात करें तो ये मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.1% या 10% भारत में एमपी में निवास करती है। और जनसंख्या वाइज बात करें तो 1,53,00,000 के लगभग या 1.53 करोड़ जनसंख्या के लगभग किसकी है? एसटी की है। अब अगर हम इसमें प्रतिशत वाइज बात करें कि एसटी का प्रतिशत सर्वाधिक किस जिले में है तो ये अलीराजपुर में है। ये आदिवासी एरिया आ जाता है, या एसटी शेड्यूल ट्राइब वाला जो एरिया आ जाता है, जनजाति वाला एरिया, वो अनुसूचित जाति में लगभग कितने प्रतिशत है? अलीराजपुर में 89%। कितने? मतलब 90% लोग वहाँ कौन रहते हैं? एसटी लोग रहते हैं। और सबसे कम बात करें तो भिंड में रहते हैं। सबसे कम कहाँ रहता है? भिंड में। भिंड कहाँ आ जाता है? सबसे ऊपरी वाले हिस्से में। फिर हम बात करते हैं संख्या के आधार पर एसटी की सबसे ज़्यादा संख्या धार में है, लगभग 12,22,000 के लगभग है। और सबसे कम की बात करें तो भिंड है, 6,131 लगभग। अब ये आंकड़े आपको याद रखने ही रखने, इतने जो मैंने बताए हैं ये वाले यहाँ तक याद रखने ही रखने जनसंख्या की दृष्टि से। इसमें ये नाम भी कंफर्म याद रखना है, पूछा जाएगा सीधा से क्वेश्चन कि जनसंख्या की दृष्टि से या
अनुसूचित जनजाति में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो प्रतिशत की दृष्टि से अलीराजपुर में 89। देखो दोनों जगह तो कॉमन है, झब्बा, यहाँ पे भी भिंड। कम में आ जाए तो झूठ नहीं ले, एससी में सबसे कम झब्बा और एसटी में सबसे कम भिंड। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्लियर रहेगी। अब बात करें सबसे ज़्यादा की, तो एससी सबसे ज़्यादा प्रतिशत में उज्जैन, और उसी के पास में अगर जनसंख्या में बात करें तो इंदौर। एसटी की बात करें तो सबसे कम कहाँ है? अलीराजपुर में। सबसे ज़्यादा कहाँ है? अलीराजपुर में। और जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? धार में। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हो गई। अब ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही क्रम में जमाने के लिए पूछ सकता है कि अधिकतम जनसंख्या वाले 5 जिले। एक एक चीज़ नोट करते जाना। अगर आपको फास्ट लग रहा हो तो वीडियो को पॉज करके फिर एक एक चीज़ लिखते जाना। ठीक है, और उनको याद ही करना है। अब अधिकतम जनसंख्या वाले 5 जिले, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से अधिकतम 5 जनसंख्या वाले जिलों का ग्रुप कौन सा है? 3 दे देगा, 4 दे देगा, तो 5 तो अपने को याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमको पता है कहाँ है? इंदौर में। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। इंदौर के बाद एक और महानगर कौन सा अपने पास? जबलपुर आ जाएगा दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे कौन है? सागर भी जनसंख्या के मामले में तीसरे नंबर पे है, ध्यान रखना। भोपाल से भी आगे है वो, और भोपाल चौथे नंबर पे है और रीवा 5वें नंबर पे थी। ये दोनों बहुत सारी जगह गड़बड़ करते हैं, ध्यान रखना। ये दोनों हमारे दिमाग में क्या आता है कि चारों महानगर है वो सबसे बड़े होंगे, पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सागर और रीवा सब बैलेंस बिगाड़ देते थे। इसको याद कैसे रखेंगे? सबसे पहले इंदौर, फिर जबलपुर, सागर, भोपाल और रीवा। अगर ऐसे याद नहीं रहे तो याद रखना है ट्रिक कि अधिकतम में क्या है? इंजा साभोरी। क्या याद रखना है हमको? इंजा साभोरी, अधिकतम इंजा साभोरी। ठीक है, अधिकतम इंजा साभोरी। ई से इंदौर, ज से जबलपुर, स से सागर, भ से भोपाल और री से रीवा। इंजा, अधिकतम इंजा साभोरी। ये सेंटेंस रट लेना है, अधिकतम इंजा साभोरी। फिर हम बात करते हैं न्यूनतम की, तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? निवाड़ी, आगरमालवा, फिर सबसे कम निवाड़ी, उससे थोड़ी ज़्यादा आगरमालवा में, उससे थोड़ी ज़्यादा हरदा में, उससे थोड़ी ज़्यादा उमरिया में और थोड़ी ज़्यादा श्योपुर में। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि सबसे छोटा जिला लास्ट में बना निवाड़ी। ठीक है, उसके बाद उसके पहले कौन बना था? आगरमालवा, है ना, वही यही वाली चीज़ें। ठीक है, ये 2018 में बना तो सबसे छोटा बना, और ये 2013 में बना था ये आगरमालवा। उससे थोड़ा बड़ा हरदा इसके पहले था, इसे लगभग 4 लाख जनसंख्या के साथ सबसे छोटा, लेकिन अभी ये 2 और इससे छोटे बन गए, 2-2.5 लाख के। फिर हम बात करेंगे उमरिया की और श्योपुर की। इसको कैसे याद रखेंगे पाँचों जिलों को? तो याद रखेंगे इनको, अधिकतम क्या था? इंजा साभोर। न्यूनतम क्या हो जाएगा? नाहूसी। न्यूनतम नाहूसी, है ना, न्यूनतम नाहूसी। ये चीज़ याद रख लेना। एन से क्या हो जाएगा? निवाड़ी हो जाएगा। ए से आगरमालवा, एच से क्या हो जाएगा? हरदा, यू से क्या हो जाएगा? उमरिया, और एस वाई से क्या हो जाएगा? श्योपुर। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं जनघनत्व की। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है? कितनी जनसंख्या कहाँ है, एससी की कहाँ है, एसटी की कहाँ है, कौन सा संभाग बड़ा, कौन सा जिला छोटा बड़ा, अधिकतम जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। अब हम देख रहे हैं कि जनघनत्व के आधार पर अब ये जनघनत्व होता क्या है। देखो, जनघनत्व को समझने के लिए थोड़ा सा रफ कर देता हूँ मैं यहाँ पर, आप वीडियो को पोस्ट करके पहले ही नोट कर लेना। अब जनघनत्व क्या होता है कि मैंने एक पर्टिकुलर एरिया लिया, मैंने लिया ये 1 किलोमीटर का एरिया। ठीक है, इस 1 किलोमीटर एरिया में या प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर से मतलब मेरा वर्ग किलोमीटर है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति निवास करते हैं, है ना। एक एवरेज फिक्स नहीं कि सब जगह ऐसा रहता है। ये क्यों ऐसा निकाला जाता है? क्योंकि जनसंख्या का वितरण किस एरिया में ज़्यादा है, किस एरिया में कम है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उस चीज़ को निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं? जनसंख्या घनत्व। जैसे मान लो सबसे ज़्यादा जनघनत्व किस जिले का है? भोपाल का है, मतलब वहाँ कम जगह में ज़्यादा लोग रह रहे हैं। और जनघनत्व मैंने अगर बोल दिया कि सबसे कम कहाँ है? डिंडोरी में, मतलब वहाँ उतनी ही जगह में 94 लोग रह रहे हैं, 94 डिंडोरी में, जबकि भोपाल में उतनी ही जगह में 855 लोग निवास कर रहे हैं। ये फ़र्क होता है, जनघनत्व से पता चलता है कि कितनी जनसंख्या कम जगह में या ज़्यादा जगह में वहाँ पे निवास कर रही है। ठीक है, जनघनत्व का मतलब समझ में आ गया। अब हम अधिकतम जनघनत्व वाले जिले देख लें तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ है? भोपाल में, है ना। 1 वर्ग किलोमीटर में या प्रति वर्ग किलोमीटर भोपाल में कितने लोग रहते हैं? 855। चीज़ ध्यान रखना। फिर दूसरे नंबर में, इससे थोड़ा कम आ जाता है, ज़्यादा फर्क नहीं है, इंदौर में है 841, सबसे ज़्यादा भोपाल में। उसके बाद इंदौर में जनघनत्व है। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है जबलपुर, बहुत डाउन चला जाता है,
273 में चला जाता है। इसके पहले हमको ये भी जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश राज्य का जनघनत्व कितना है, तो 236 है, ध्यान रखना। और भारत का जनघनत्व पूछे तो 382 या 381 ऐसा है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 142 का। कितने का डिफरेंस है इनमें, 142 का, ठीक है। तो यहाँ 281 या ऐसा कुछ होगा जो भी, ठीक है, 381 या 382। तो अभी हम देखते हैं मध्य प्रदेश का जनघनत्व कितना है, तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ मध्य प्रदेश का जनघनत्व है, ठीक है। वो 146 का डिफरेंस है इनमें, और ये 382 ही है। भारत का कितना है, 382 जनघनत्व, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 146 का, और ये एमपी का कितना है, 236, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला कौन सा हो गया हमारे पास, भोपाल हो गया 855। सेकंड नंबर पे कौन आ जाता है, इंदौर 841, फिर 473। ये आंकड़े इसलिए बता रहा हूँ ताकि याद रह जाए, कंफर्म नहीं कि हमको याद ही करना, बस क्रम जरूर याद रख लेना कि सबसे ज़्यादा भोपाल 855, फिर 841 इंदौर, फिर 473 में कौन आ जाता है, जबलपुर, फिर उससे थोड़ा और कम चलते हैं, फिर ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 446 पे ग्वालियर आ जाता है, फिर मुरैना आ जाता है 394 पे, ठीक है। 394 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो क्या याद रखना है हमको, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और मुरैना, ये जनघनत्व के आधार पर है। फिर न्यूनतम सबसे कम कहाँ है, डिंडोरी में, कितना, मात्र 94। फिर थोड़ा उससे ज़्यादा श्योपुर में 104, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा पन्ना में 142, फिर बैतूल में 157 और रायसेन में भी 157 या 157 लगभग बराबर जनघनत्व यहाँ पे है। तो ये जनघनत्व की बात हो गई। अब हम इसके बाद साक्षरता देख लेते हैं। अब हम देखेंगे क्या, मध्य प्रदेश की जनसंख्या के अंतर्गत ही एक और पॉइंट जिसपे एक साक्षरता होती है और एक होता है दूसरा लिंगानुपात। इन दो पॉइंट पे भी हमको देखना है, जनगणना के अंतर्गत ही आते हैं ये। अब भारत की जो जनगणना है उसमें साक्षरता दर कितनी है, तो 73%। ये सब 2011 के हिसाब से, सारे आंकड़े 2011 के अकॉर्डिंग है। तो भारत की जनगणना कितनी है, 73%। उसके रिस्पेक्ट में या उसी की दृष्टिकोण से देखा जाए तो मध्य प्रदेश की जो साक्षरता प्रतिशत है वो कितना है, 69.32%। और साक्षरता के मामले में मध्य प्रदेश 28वें नंबर पर है। ये हमने सब जान लिया, पर साक्षरता होती क्या है और कैसे इसको काउंट करते हैं वो चीज़ समझना ज़रूरी है। कि साक्षरता जो होती है, कोई भी व्यक्ति चाहे पुरुष हो महिला 7 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए। कितने का, 7 वर्ष की यदि आयु पूर्ण कर चुका है और वह, उसको इसमें शामिल किया जाता है। और यदि वह किसी एक भाषा को लिखना और पढ़ना जानता है, या तो लिखना या पढ़ना कुछ भी जानता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, साक्षर। क्या कहते हैं, साक्षर। तो 7 वर्ष से अधिक उम्र का होना चाहिए और किसी भी भाषा को पढ़ना या लिखना जानता हो, उसको हम क्या कहते हैं, साक्षर कहते हैं। तो इसी दृष्टि में भारत में कितने प्रतिशत लोग, 73% लोग साक्षर हैं। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो 69.32% साक्षरता दर है यहाँ। और साक्षरता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान भारत में 28वां नंबर है। मतलब इसके पहले मध्य प्रदेश से 27 राज्य और अधिक साक्षर हैं। देख रहे हैं आप चीज़। इसके बाद पुरुष की हम बात करते हैं तो पुरुष की साक्षरता दर कितनी है, 78.73। और महिला की साक्षरता दर कितनी है, 59.24। यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा गैप हमको दिखने को मिल रहा है कि पुरुष की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 78%। और महिला की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 59.24%। काफ़ी गैप है, इसको भी कवर अप धीरे धीरे हो रहा है। अब सर्वाधिक साक्षर जिले हम देखेंगे कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले कौन कौन से हैं, ये पूछ लिया जाता है। तो जबलपुर सबसे अधिक, इसमें साक्षरता दर कितनी है, 81.1% है, मतलब 81.1% जबलपुर में। दूसरे नंबर पे आता है इंदौर, जिसकी साक्षरता दर कितनी है, इससे थोड़ी सी कम, 0.2 कम है, तो कितनी है, 80.9%। फिर उससे थोड़ा कम आते हैं तो 0.5 किसकी कम है, भोपाल की, तो वो आता है 80.4%। फिर आता है बालाघाट, यहाँ 3-4% की गैप दिखने को मिलती है। तो बालाघाट चौथे नंबर पे आ जाता है साक्षरता की दृष्टि से, ध्यान रखना। तो बालाघाट की साक्षरता दर कितनी है, 77.1%, ठीक है। फिर ग्वालियर बालाघाट से भी कम साक्षर हैं, ग्वालियर 5वें नंबर पे आता है, 76.7%, या 76.7%। ये साक्षरता, अधिकतम साक्षरता दर वाले 5 जिले हैं, इनको अच्छे से नोट करके देख लेना है। जबलपुर, फिर दूसरे नंबर पे इंदौर, तीसरे पे भोपाल, चौथे पे बालाघाट और 5वें पे आ जाता है ग्वालियर। अब न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले देख लेते हैं कि किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। तो सबसे कम है किसकी, अलीराजपुर की। कितनी है, 36.1%। इससे थोड़ी ज़्यादा, अलीराजपुर से थोड़ी ज़्यादा किसकी है, झाबुआ की, वो कितनी है, 43.3%। इससे थोड़ी और ज़्यादा बड़वानी की हम बात करेंगे तो 49.1%। और श्योपुर की हम बात करेंगे तो 57.4%।
4% यहाँ की साक्षरता दर है। फिर धार की हम बात करेंगे तो 5वें नंबर पे आता है, न्यूनतम से है ना, नीचे से 5वें नंबर पे आता है, 59% यहाँ की साक्षरता दर है। ये रहे सारे आंकड़े साक्षरता के मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में। अब हम बात करेंगे लिंगानुपात की। तो लिंगानुपात क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। तो लिंगानुपात मतलब ये होता है कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, मतलब प्रति 1000 पुरुष पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, महिला की संख्या, उसको हम कहते हैं लिंगानुपात। ठीक है, तो ये भारत में कितना है तो 940 है। इसका मतलब ये कि प्रति 1000 पुरुष पर भारत में महिलाओं की संख्या कितनी है, 940। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो 2001 की जनगणना के हिसाब से यहाँ पे 919 थे, लेकिन अभी बढ़ोतरी हुई है और 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ कितनी है, 931 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ये फिर भी भारत की जो लिंगानुपात है उससे कम है। तो यहाँ पे 931 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। अब फिर हम बात करेंगे कि सर्वाधिक जिले जिसमें लिंगानुपात क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो इस मामले में बालाघाट सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात 1021, मतलब 1000 महिलाओं पे 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या कितनी है, 1021, और वो कहाँ है, बालाघाट में। फिर दूसरे नंबर आता है अलीराजपुर का 1021, तीसरा नंबर आता है मंडला का 1008, चौथा नंबर आता है डिंडोरी का 1002 और झाबुआ का आता है फिर 990। मतलब कि 4 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश में, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी, जिनमें 1000 से ज़्यादा महिलाएं हैं। बाकी फिर सारे जिलों में क्या है, महिलाएं 1000 से कम है, 1000 पुरुषों पे। झाबुआ है 5वें नंबर पे 990। अब न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले अगर हम देखते हैं तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, सबसे कम लिंगानुपात है वो मुरैना का है 829, मतलब 829 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। फिर दूसरा नंबर पे आता है ग्वालियर का 840, तीसरे पे आता है भिंड 843, चौथे पे दतिया 856 और 5वें पे रीवा। लिंगानुपात में नीचे से 5वें नंबर पे रीवा भी पहुंच गया 885 नंबर पे। तो ये रहा डाटा साक्षरता और लिंगानुपात का। इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा। हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन सीधे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात निम्न में से किस जिले में, चारों जिले दे देंगे तो आपको क्या करना है, इसमें से बालाघाट लगाना है। या फिर ऐसा दे देंगे 4 जिले कि मंडला, बालाघाट, डिंडोरी और अलीराजपुर, इनको आप जनसंख्या या लिंगानुपात के क्रम में जमाइए। आरोही क्रम में दे देंगे, अवरोही क्रम में, तो ये भी आपको इनको याद कर लेना है। ठीक है, और साक्षरता की दृष्टि से भी अधिकतम और न्यूनतम जिले आपको क्या कर लेना, देख के जाना है। आई होप ये वीडियो अच्छे से आपको पसंद आया होगा। इसको अच्छे से नोट कीजिएगा और लाइक भी कीजिए वीडियो को। ठीक है।